सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष तीव्र संशोधन की प्रक्रिया को संविधान द्वारा निर्धारित और प्रासंगिक बताया है। हालांकि समय को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन एक संवैधानिक आवश्यकता है और पिछली बार 2003 में इस तरह का बड़ा अपडेट हुआ था। कोर्ट ने इसे आर्टिफिशियल या फिर कल्पनाशील कहने पर आपत्ति जताते हुए इससे शब्दों के प्रयोग को गलत बताया है। साथ ही आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में न स्वीकार करने पर निर्वाचन आयोग से सवाल किया और इसे गृह मंत्रालय का मामला करार दिया। ईसीआई के वकील ने आग्रह किया कि प्रक्रिया पूरी होने दी जाए, इसके बाद कोर्ट को पूरी स्थिति का अवलोकन कराया जा सकता है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में लोगों से अधिक आधार कार्ड के मुद्दे को लेकर बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालविया ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ मुस्लिम बहुल जिलों में आधार कार्ड की संख्या 100% से अधिक है। मालविया ने कहा कि यही कारण है कि वामपंथी समूह आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में लागू करने के पक्षधर हैं। उन्होंने आज तक के एक कार्यक्रम में साझा किए गए आंकड़ों का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि किशनगंज में 126%, कटिहार में 123%, अररिया में भी 123% और पूर्णिया में 121% आधार कार्ड सैचुरेशन दर्ज किया गया है, जबकि बिहार का औसत 94% है। आसान भाषा में कहे तो किशनगंज में 100 लोगों के पास 126 आधार कार्ड है। चुनाव आयोग इन विसंगतियों की जांच कर रहा है, जिसके खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिससे पार्टी और उनके बीच की दूरी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। दरअसल शशि थरूर ने आपातकाल पर एक आलोचनात्मक लेख में इंदिरा गांधी की नीतियों की कड़ी आलोचना की है और वर्तमान भारत की तुलना में 1975 के आपातकाल को एक गंभीर खतरा बताया। थरूर ने कहा कि आपातकाल ने यह दिखाया कि कैसे आजादी को धीरे धीरे छीना जाता है और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो सकती है। साथ ही थरूर ने विपक्ष के लोकतंत्र खतरे में है कि नैरेटिव को नकारते हुए कहा कि आज का भारत 1975 से कई ज्यादा मजबूत लोकतंत्र है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच भाजपा ने जम्मू और कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को जमकर लताड़ा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने उर्दू को नायब तहसीलदार पदों के लिए अनिवार्य बनाने के निर्णय की आलोचना की है। भाजपा ने इसे जम्मू के युवाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यह पूर्व की उमर अब्दुल्ला सरकार की विभाजनकारी नीतियों को याद दिलाता है। पार्टी ने मांग की कि उर्दू की अनिवार्यता वापस ली जाए, अन्यथा व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र एफडीए ने अजंता कैटर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। ये वही कंपनी है जिनके कर्मचारी को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने बासी खाना देने के आरोप लगा के पीटा था। वायरल हुए वीडियो में गायकवाड़ को कैंटीन कर्मचारी को घूंसा मारते हुए देखा गया। एफडीए ने 4 घंटे लगाकर जांच की और उसके बाद कैंटीन में साफ सफाई की खामियां पाई गई और 16 खाद्य सैंपल लिए गए, जिसके बाद आज से कैंटीन का संचालन रोक दिया गया है। रूस ने 2025 तक 10 लाख भारतीय श्रमिकों को नौकरी देने की योजना बनाई है। ये जानकारी उरल्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख आंद्रेई बसेडिन ने दी। यूक्रेन युद्ध और श्रमिकों की कमी के कारण रूस ने भारत से श्रमिकों को लाने का निर्णय लिया है, जिनमें से अधिकतर स्वेरडलोव्स्क क्षेत्र के कारखानों में काम करेंगे। इसके लिए यकातेरिनबर्ग में नया भारतीय कंसल्टेट भी खोला जाएगा। रूस के कुछ व्यापारिक समूह पहले ही भारतीय श्रमिकों को काम पर लगा चुके हैं। रूस ने भारत में प्रशिक्षण स्कूल खोलने की योजना भी बनाई ताकि श्रमिकों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें ब्राजील को 50% और अल्जीरिया, इराक, लीबिया और श्रीलंका को 30% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को एक पत्र में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों को गलत ठहराया और ब्राजील को चेतावनी देते हुए कहा कि बोल्सोनारो को अकेला छोड़ दिया जाए। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि ब्राजील अपनी संप्रभुता पर किसी भी बाहरी दबाव को सहन नहीं करेगा और उन्होंने प्रतिशोध की कार्रवाई की चेतावनी दी। यूएस सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप की 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में हुई रैली के दौरान गोलीबारी की घटना के बाद 6 एजेंट्स को निलंबित कर दिया है। इन एजेंट्स को 10 से 42 दिन की बिना वेतन छुट्टी दी गई है और उन्हें कम संवेदनशील कार्य सौंपे गए हैं। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और हमलावर को मार गिराया गया था। घटना के बाद सीक्रेट सर्विस के निदेशक किम्बरली चेटल ने इस्तीफा दे दिया है। एजेंसी अब स्थानीय पुलिस के साथ सीधी रेडियो संचार प्रणाली का उपयोग कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद भारत आ गए हैं। नामीबिया में उन्होंने वहां की संसद को संबोधित किया, जिसे उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर कहा। पीएम मोदी ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के चुनाव को ऐतिहासिक बताया और भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए संविधान की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास संविधान की गारंटी है। इस दौरान भारत और नामीबिया के बीच डिजिटल पेमेंट, स्वास्थ्य, उद्यमिता और प्राकृतिक संसाधनों पर 4 अहम समझौते पर हस्ताक्षर
हुए नामीबिया में जल्द ही भारतीय यूपीआई सिस्टम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएट वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित भी किया गया। सुबह करीब 9:04 पर हरियाणा के झज्जर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक और हिसार समेत कई क्षेत्रों में झटके महसूस किए गए, पर भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की फिलहाल रिपोर्ट नहीं है।